करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 12 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आज की करंट अफेयर देखेंगे। अच्छा, कल की वीडियो शाम को आई थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिएगा 11 अक्टूबर की। पहला क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़ा था, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हस्साबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया। और वहीं लेखिका हैन कॉन्ग को दिया गया है साहित्य का नोबेल। ये है साउथ कोरिया की। इसके अलावा अभी कैस सैयद जो है एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं ट्यूनेशिया के। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को मंजूरी दी है गुजरात के लोथल में। टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा जी का निधन हो गया। ये पारसी समुदाय से रिलेट करते थे। इसके अलावा अनुभवी अमेरिकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड ने अभी वार नाम से एक नई पुस्तक अपनी लॉन्च की है। मारबर्ग नाम का नया वायरस फैल रहा है रवांडा में। और भारतीय नौसेना में आईएनएस निर्देशक को शामिल किया गया है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक होंगे अब मनीष तिवारी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में। अब बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी के अवसर पर एमजेटी ऐप पर सभी वीडियो कोर्स जो हैं वो राउंड ऑफ करके 269 पर लाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के लिए है। इसका अनाउंसमेंट कल आपका शाम को किया गया था। 269 में किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 48 आवर के लिए। तो चाहे आप जीएस सफलता बैच लो, चाहे आप संकल्प बैच जो करंट अफेयर है उसको भी इस पे किया गया है, सिर्फ 2 दिनों के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया है उसको वो जरूर परचेज कीजिए। इसके अलावा आपका एएलपी का भी बैच है वीओडी फॉर्मेट में। अर्जुन बैच है वो भी आ गया है इसी दाम पर। तो आप जाइए फटाफट से एमजेटी ऐप पर इसका यूज कीजिए। इसके लिए कूपन कोड में आपको डालना है 10वीं। वैसे कूपन कोड के लिए आप टेंशन मत लिया कीजिए। आप एमजेटी ऐप पे जब परचेज करने जाओगे तो वहां पर ऑफर फॉर यू करके आएगा, वहीं पर कूपन कोड मिल जाएगा। उसको आपको अप्लाई कर देना है, बस आपका कूपन कोड अपने आप लग जाएगा। ठीक है, तो नहीं अगर लगेगा तो ये लगा लेना, आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला क्वेश्चन यही है। ये मनाया जाता है दोस्तों कब? 11 अक्टूबर को। देखो, ये है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाएगा तो आप 24 जनवरी बताना। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 1966 में इंदिरा गांधी जी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तब की याद में मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस यानी गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। दोनों ही दिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस बार की थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। शुरुआत इसकी 2012 से हुई है। अच्छा, एक और बात, ये तो गर्ल चाइल्ड डे है या कहें बालिका दिवस है। अगर यहीं पर अब अभी महिला दिवस पूछा जाता तब आप क्या बताते? महिला दिवस अगर पूछा जाता तब आप क्या बताते? तो महिला दिवस में 2 होता है फिर, जैसे राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। तो अगर राष्ट्रीय पूछा जाएगा तब तो बताना आप 13 फरवरी, और अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाएगा तो 8 मार्च बताना। ठीक है, ये दोनों भी, ये महिला दिवस है और ये बालिका दिवस। अगला, किस देश के परोपकारी संगठन निहोन हिंडाक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? देखो, अब 5 नोबेल पुरस्कार हो चुके हैं, लास्ट बचा है इकोनॉमी का। ठीक है ना, वो हो सकता है आज या कल में वो भी अनाउंस हो जाए। तो सैटरडे संडे पड़ गया, शायद मंडे को अनाउंस हो, लेकिन 5 का अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है ना, निहोन हिंडाक्यो ये एक संगठन है और इसे नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज मिला है। ये जापान का संगठन है। जापान में स्थित एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम करता है कि
अब दोबारा से कहीं परमाणु अटैक ना हो जाए, परमाणु हमला ना हो जाए, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु विस्फोट किया था अमेरिका ने, उसके बाद से उसका सिम्टम्स आज भी देखने को मिलता है और उसका भुक्तभोगी आज भी वहाँ की जनता है। तो ऐसे दोबारा से कभी ना हो, तो इसके लिए ये संस्था काम करती है और इससे कहा जाता है, नोबेल कमेटी का ये कहना है कि दोबारा से कहीं और नहीं हो पाया परमाणु हमला, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाना और इसके जो दुष्परिणाम हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी में गिराने के, वो दुष्परिणामों को दुनिया तक पहुंचाना, इन सब कामों को करने में इनका अहम योगदान रहा था इस संगठन का, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को पता लग पाया कि हाँ, कितना भयानक वो है हमला, परमाणु हमला, और जिसका खामियाजा आज तक वहाँ की जनता जो झेल रही है। तो इसलिए कहीं और परमाणु हमला ना हो, तो आज तक नहीं हो पाया, उसके पीछे इनका भी हाथ है, क्योंकि इन्होंने अवेयरनेस फैलाई, इसलिए नोबेल पीस कमेटी ने इन्होंने ये सम्मान दिया है इनको, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि शांति पुरस्कार जो होता है वो नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है या नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की संसद में होता है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा इसे दिया गया है, तो याद रखना। जापान का ये संगठन है निहोन हिंडाक्यो। अच्छा, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे हिबाकुसा के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में हिबाकुसा जो है ना, उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से जो बचे हुए लोग हैं, उनका एक जमीनी आंदोलन है कि मतलब हम लोगों को कैसे सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम लोग के राइट्स क्या हैं, इन सब को लेकर के जो लोग आंदोलन करते हैं उन्हें हिबाकुसा कहते हैं वहां पर। तो हिबाकुसा के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर के यही संगठन वो भी है। अगला, हाल ही में कहां पर 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? तो 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में हुआ, लाओस के वियंतियाने में, वियंतियाने लाओस में ये आयोजित किया गया 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान मतलब आप समझते हो ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन है ये आसियान। तो इसमें 10 सदस्य देश हैं, इनके बीच में मीटिंग होती है समय समय पर। तो अभी 44वीं और 45वीं शिखर सम्मेलन ये हुआ लाओस में, लाओस एक देश है, उसके वियंतियाने में हुआ है 9 अक्टूबर को। अब इसके बाद भारत और आसियान समिट हुआ और उसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा, क्योंकि वहां पर पीएम मोदी भी गए हुए हैं और बहुत सारी चीजें भी हुई हैं, तो उस पर हम लोग कल बात करेंगे। आज इसको देख लो जो आसियान देशों ने केवल किया, ठीक है। तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। सदस्य देश इसके 10 हैं। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। अगला, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 38वां नेशनल गेम दोस्तों उत्तराखंड में इस बार आयोजित किया जाएगा। नेशनल गेम्स आप जानते हो कि ये भी होता है वार्षिक रूप से, ठीक है। हालांकि पूरा कंटिन्यू नहीं हो पाता है, कभी कभी डिले हो जाता है बीच में, जैसे कि 35वां 2015 में हुआ था, 36वां जाकर के 2022 में हुआ, 2022 के आसपास में हुआ, हाँ, कोरोना के बाद गुजरात में। 37वां हुआ था गोवा में, और अब 38वां शेड्यूल किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 38वां ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल है, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। आपने सुना होगा एक और गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया हॉकी गेम भी हो गया है शुरू, खेलो इंडिया बैडमिंटन गेम भी शुरू किया जा रहा है, बहुत सारे खेलो इंडिया के संस्करण शुरू किए जा रहे हैं, विंटर गेम वगैरह भी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये यूथ के लिए होता है, जो युवा होते हैं उनके लिए होता है, इसमें एज लिमिट होती है। लेकिन नेशनल गेम जो होता है इसमें एज लिमिट नहीं होती है और इसमें हर प्रकार के वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसका भी उद्देश्य होता है कि ओलंपिक के लिए खिलाड़ी को तैयार करना, लेकिन इसमें यह भी रहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ओलंपिक के लिए ही तैयार हो। अगर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एज के हो गए हैं, वहीं यहीं पर खेलें तो राष्ट्रीय स्तर पर ही वो खेल करके अपना जो कह सकते हैं अपना करियर समाप्त कर सकते हैं। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम का स्ट्रिक्टली मकसद यही है होता है कि ओलंपिक और पैरालंपिक्स हो या फिर आगे एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ को, इनके लिए खिलाड़ी को तैयार करना, इसीलिए युवाओं को ही इसमें शामिल कराया जाता है, ठीक है। चलो, तो फिलहाल इसका आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ करता है और इसका जो खेल मंत्रालय है, खेल और युवा मंत्रालय, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है।
राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 1924 में हुई थी, तब पाकिस्तान लाहौर से हुई थी, तब क्योंकि पाकिस्तान अपना ही हिस्सा था। उसके बाद 37वां संस्करण गोवा में हुआ था, 36वां गुजरात में हुआ था और 35वां केरल में हुआ था। अब 38वां उत्तराखंड में होने जा रहा है। अगला संकल्प बैच, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ब्रीफ में फिर से बता दे रहा हूँ, कई दिन हो गए हैं इसके बारे में। संकल्प बैच में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं, टॉपिक वाइज 100% बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा डिटेल कंटेंट मिलेगा आपको क्लास नोट्स के साथ। 12 मंथ की आपको ई बुक दी जा रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। 30+ स्टैटिक जीके की क्लासेस हैं। मंथली मॉक टेस्ट इसमें आपको दिया जाएगा। इसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, अगर आपका भले से भी पेपर 2025 में भी है क्यों ना, तो 2024 का करंट अफेयर तो पूछा ही जाएगा। और 2025 का अगर एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, तो आप 2025 का संपूर्ण नॉलेज चाहते ही हो। आप अभी जो सबसे लोएस्ट प्राइस पर है 269 पर, आज के लिए केवल इसको ज्वाइन कर लो फटाफट से, क्योंकि ये आपका आगे के लिए काम ही देगा। और उसके बाद 2025 में जो आएगा उसको आप तैयारी करते रहना, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन मौका है आपके लिए। आप जाइए एमजीटी ऐप पर, और एमजीटी ऐप पर जाकर वीडियो कोर्स में जाकर के इसको परचेज कर लीजिए। दूसरी बात, एक और जरूरी बात, देखिए कुछ लोग ऑफेंड होते हैं कि मैं क्यों बताता हूँ बैच के बारे में या बीच में क्यों प्रमोट करता हूँ। तो देखो, आप लोग नौकरी पा जाओगे, आपका आपका दूसरी तरफ आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, दोबारा आप चैनल की तरफ आओगे भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन हमें यही चलाना है। जब हमें यही चलाना है तो हमें इसका प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। भैया फ्री में नहीं चलता है, इसके चार्जेस लगते हैं, है ना। तो इसका अगर प्रमोट किया करें बीच बीच में तो अफेंड मत हुआ करो। अगर आपको नहीं लेना, आप थोड़ा सा स्किप कर दो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जरूरतमंद होते हैं, जिनको गाइडेंस की जरूरत होती है, उनको उनके लिए होता है ये बैच, ठीक है ना, जिससे उनको तैयारी अच्छे से कराई जा सके। जो नहीं चाहते हैं, जिनको नहीं लेना है, वो स्किप कर दिया करें वीडियो, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए। अगला 13 से 19 अक्टूबर 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश की यात्रा की? तो 13 से 19 अक्टूबर तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों की यात्रा पर जाने वाली हैं, जो कि अल्जीरिया, मरिटानिया और मलावी होगा। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर की यात्रा की मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़े दिन में क्वेश्चन पुराना हो जाएगा और उसके बाद से फिर ये आपका स्टोर होगा ई बुक वगैरह में, तो आपको ऐसा लगे कि ये यात्रा हो चुकी है, ठीक है ना। तो मतलब ये 13 तारीख से अभी शुरू होगी, यानी कल से यात्रा शुरू होगी, आज तो 12 तारीख है। लेकिन ये 3 जो देश हैं, अल्जीरिया, मौरिटानिया और मलावी, ये तीनों अफ्रीकी देश हैं। और किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा इन 3 देशों में पहली बार यात्रा हो रही है। तो इससे अब देखो, अब आप सोच रहे होगे पिछले दिनों में हम लोग अफ्रीका पर फोकस क्यों कर रहे हैं ज्यादा। बहुत सारे देशों में आपने देखा, राष्ट्रपति जी ने भी दौरा किया, पीएम मोदी ने भी दौरा किया, अफ्रीका को प्रेफरेंस दी जा रही, क्यों? एक तो अभी देखो, और एक चीज किया गया था डेवलपमेंट, भारत जब G20 होस्ट किया था तो अफ्रीकी संघ को G20 का हिस्सा बना दिया था। तो अब G21 हो गया है एक्चुअली में। G20 अब नहीं रहा, G21 हो गया, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। हम लोग क्यों इसको बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग भी अपने एक अलायंस बना रहे हैं, एक पावर बना रहे हैं, क्योंकि जिससे जब हम लोग अपना अस्थायी परमानेंट सीट के लिए अप्लाई करें यूएन में, तो ये सभी देश जो हैं ये भी शामिल हों। ये ठीक उसी प्रकार से समझ लो आप, कि जैसे क्या होता है ना, कि चाहे कोई एक गरीब से गरीब कोई देश क्यों ना हो, उसके पास भी एक वोट का अधिकार है। कोई बहुत बड़ा सा बड़ा देश क्यों ना हो, उसके पास भी एक ही वोट का अधिकार है। तो मतलब वेटेज तो क्षमता तो समान ही है। तो अगर बड़े देश को मनाने के लिए लग जाओगे, उससे अच्छा रिलेशन बनाना चाहोगे, तो उससे बड़ी बड़ी डील करनी पड़ेगी, बड़ा खर्चा आएगा, बहुत कुछ। और जो गरीब देश हैं, उनकी अगर छोटी सी भी मदद करोगी तो भी वो उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी, और वो आपकी जेन्युइन हेल्प करेंगे भी। ये लोग तो हो सकता है मुकर भी जाएं बाद में, है ना। चलिए, तो फिलहाल ये 3 देश भी यात्रा पर होंगी। 13 से 15 अक्टूबर अल्जीरिया में रहेंगी, मारिटानिया में 16 अक्टूबर को रहेंगी और मलावी में 17-19 अक्टूबर को रहेंगी द्रौपदी मुर्मू जी। अगला, अक्टूबर 2024 में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी मिली है, इसका क्या नाम है? ये क्वेश्चन मैं आपको 2022 में भी बता चुका हूं। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य जो है, ये कैमूर बाघ अभ्यारण्य होगा। इसको अब ऑफिशियल मंजूरी मिल चुकी है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को ही बाघ अभ्यारण्य के रूप में, या कहें टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। अब आप कहोगे कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व कैसे बनाया जाएगा? तो देखिए, एक बार मैंने आपको समझाया था, फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा जगह मिल जाए मुझे। ये रही जगह, देखो,
जैसे मान लो ये बड़ा सा है कोई नेशनल पार्क, है ना, ये बड़ा सा है कोई नेशनल पार्क जिसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान में इसमें पेड़ पौधों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, जीव जंतुओं को, हर प्रकार के जीव जंतु इसमें ध्यान में रखे जाएंगे, हर प्रकार की वाइल्ड लाइफ होंगी, सब कुछ इसमें होगा। नेशनल पार्क है ये बहुत बड़ा सा। अब इसमें मान लो कि कुछ जंगली जानवर रहते हैं, कुछ जंगली लोग रहते हैं, जंगली जानवर टाइप के रहते हैं, तो वो हुआ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए एक छोटा सा क्षेत्र हो गया, ये हो गया वाइल्ड लाइफ, तो वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मान लीजिए उसी में से कोई एक स्पेशल क्षेत्र है जहां पर केवल और केवल टाइगर रहते हैं, ठीक है, केवल बाघ रहते हैं, तो उस क्षेत्र को कहा गया कि भैया ये क्षेत्र संरक्षित कर दो इन्हीं के लिए, यहाँ कोई जाए आए ना, तो वो हो गया टाइगर रिजर्व। तो मतलब आप समझ रहे हो कि कोई नेशनल पार्क हो, उसके अंदर हो सकता है वाइल्ड लाइफ हो, और उसी के अंदर हो सकता है टाइगर रिजर्व हो सकता है ये सब अलग अलग हो सकता है कि कहीं पर केवल टाइगर रिजर्व हो सकता है कहीं पर केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभी तक था, अब इकलौता, और अब दूसरा आ जाएगा, दूसरा टाइगर रिजर्व होगा क्या, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक 54 बाघ मौजूद हैं, लेकिन कोई स्पेशल इनको संरक्षण नहीं प्राप्त था। अब इनका एक रीजन डिसाइड कर दिया जाएगा और ये बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो कभी नहीं भूलेगा, अगर रटोगे तो फिर अटकोगे। अगला, निम्न में से किस देश में तूफान मिल्टन ने हाल ही में तबाही मचाई? तो तूफान मिल्टन ने अभी तबाही मचाई है अमेरिका में। देखो अमेरिका में जब तूफान आएगा तो क्या बोलेंगे? हैरिकेन बोलेंगे। तो हैरिकेन हैरिकेन मिल्टन जो है ये आया हुआ है, और अब ये 14 तो यहाँ दिखा रहा है, अब तक न्यूज आ रही है 16 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। काफी ज्यादा ये इफेक्टिव हैरिकेन है वहां पर, अमेरिका में आया हुआ है, फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा क्षेत्र में ही ज्यादा आता है अमेरिका में, है ना। अभी कुछ दिन पहले हैरिकेन हेलेन के बारे में मैंने बताया था, अब हेलेन के बाद अब आ गया है हैरिकेन मिल्टन, ये टंपा खाड़ी क्षेत्र में आता है, ठीक है ना, तो 9 अक्टूबर में आया है। अच्छा, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सितंबर के बाद अटलांटिक में एक साथ 3 से ज्यादा तूफान आए हुए हों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो क्षेत्र। जैसे आप देखोगे वर्ल्ड मैप में अमेरिका, अमेरिका तो पहचानते ही हो ना, ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, थोड़ा सा अलास्का वाला भी पार्ट वहां पर है। तो इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, इसमें एक स्टेट यहाँ पर छोटा सा ये टंगा हुआ दिख रहा है आपको, ये है ना, यही है फ्लोरिडा। ये जो फ्लोरिडा है ना, फ्लोरिडा, यहीं पर आता है ये तूफान मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा चपेट में रहता है क्योंकि आप देखो दोनों तरफ समुद्र है, तो बहुत ये रिस्की रीजन है। फिलहाल यहीं पर ये आया हुआ है, और बाकी अमेरिका के बारे में तो सब कुछ जानते ही हो, करेंसी उसकी डॉलर होती है, राजधानी उसकी वाशिंगटन डीसी है, और जो बाइडेन उसके राष्ट्रपति अभी हैं। अगला, रतन टाटा जी के बाद टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे रतन नवल टाटा जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ 86 वर्ष की उम्र में। कल उस पर हम लोग ने डिस्कस किया था कल की वीडियो में, आप शाम को वीडियो आई थी, अगर नहीं देखे हो जाकर देख लेना, 11 अक्टूबर की, ठीक है। नोएल टाटा जो उन्हीं के भतीजे हैं, इनको अभी नया बनाया गया है टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष। टाटा ट्रस्ट का क्यों, टाटा सन्स का क्यों नहीं? तो देखो टाटा जो ग्रुप है ना, एक्चुअली में उसमें 66% हिस्सेदारी केवल और केवल टाटा ट्रस्ट की है, टाटा ट्रस्ट की है, और बाकी में 16% के आसपास टाटा सन्स की है हिस्सेदारी, उसके बाद ऐसे बाकी बाकी अदर का हिस्सेदारी इसमें है। तो टाटा ट्रस्ट जो है वो सबसे ज्यादा लंबा शेयर, सबसे बड़ा शेयर रखता है, और टाटा ट्रस्ट मतलब कि समझ लो कि वो सेवार्थ के लिए है। इसकी अभी अध्यक्षता अभी तक देख रहे थे, चेयरमैन नॉमिनेटेड के रूप में थे रतन नवल टाटा जी, अब ये होंगे नोएल टाटा, ठीक है। तो नोएल टाटा इनके बाद होंगे। आयरलैंड की इनके पास नागरिकता है, हालांकि ये बिजनेस वगैरह का छोड़ चुके थे, लेकिन अब ये आ गए हैं। इनके पास हिस्सेदारी तो थी टाटा ग्रुप में, लेकिन ये बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े नहीं थे। आयरलैंड की नागरिकता इनके पास है। टाटा ग्रुप में टाटा ट्रस्ट की 66% हिस्सेदारी है, 13 लाख करोड़ की रेवेन्यू है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में हिज्ब उत तहरीर को, या कहें HUT को, इसको दोस्तों आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये कहा गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि ये संगठन जो है ना, भारत में
जिहाद को फैलाना चाहता था, जिहाद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा था और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के ये लक्ष्य लेकर के चल रहा था ये संगठन। और इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, इनका खुद का घर जो है ये उजड़ा पड़ा हुआ है। ये है लेबनान के संगठन। तो लेबनान का ये संगठन है और उस पर इजराइल लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहा है, लेकिन फिर भी इनकी एक्टिविटी भारत को लेकर के है। भारत के पीछे लगे हुए हैं ये, अपना देश संभाल नहीं पा रहे हैं ये लोग। तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए इन पर लगा दिया गया है और इसके तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। आतंकवादी संगठन घोषित होने का मतलब जहां पाओ ठोको, ठीक है, कोई भी नहीं रियायत बरती जाएगी। तो आतंकवाद और जिहाद का उपयोग करके भारत सहित विश्व स्तर पर इस्लामी खिलाफतनामा स्थापित करने का लक्ष्य लेकर ये चल रहे थे। अगला, अक्टूबर 2024 में किस तारीख को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया? तो देखो, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जैसा कि आपको पता है 2 बार मनाया जाता है, बहुत बार मैंने बताया हुआ है। ये साल में 2 बार मनाया जाता है और दोनों बार सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। सेकेंड सैटरडे को कब? मई महीने में और अक्टूबर महीने में। तो मई महीने में इस बार 11 मई को पड़ा था और अक्टूबर महीने में इस बार 12 अक्टूबर को पड़ा हुआ है। तो आज यानी कि 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 12 अक्टूबर को पड़े, क्योंकि हर बार सेकेंड सैटरडे को पड़ेगा मई और अक्टूबर महीने के। अब आप कहोगे कि 2 बार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो कि 2 बार ही ऐसा समय आता है जब मौसम में परिवर्तन होता है पूरी दुनिया में, है ना। तो एक बार मई में होता है, मई के टाइम पर होता है, ठीक है, और एक बार अक्टूबर के समय में होता है। मई के समय में क्या होता है कि गर्मी का मौसम चेंज हो रहा होता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब गर्मी आ रही होती है। तो जो लोग क्या होता है ना, जो पक्षी होते हैं वो, अगर मान लो कोई ठंडा क्षेत्र वाला पक्षी है, उसके टेम्परेचर उतना सहने की क्षमता नहीं है, तो वो क्या करेगा, जब गर्मी ज्यादा बढ़ने लगेगी तो वो भाग जाएगा ठंडे देशों की तरफ, तो वो प्रवास कर जाता है। ऐसे ही जब जहां पर बहुत ठंडी पड़ रही होती है और वो ठंडी उतना नहीं सहन कर पा रहे होते हैं, तो वो आ जाते हैं इधर की तरफ जहां कम ठंडी पड़ रही होती है उस तरफ। तो ऐसे में पक्षियां जो होती हैं वो प्रवास करती हैं साल भर में 2 बार, इसलिए साल भर में 2 बार ये प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है इंसेक्ट, ये है बहुत इंपॉर्टेंट थीम, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, ऑफर का फायदा उठाइए, एमजेटी ऐप पर जाइए। सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के लिए ये ऑफर अनलॉक किया गया है। अर्जुन बैच हो, संकल्प बैच हो, जीएस सफलता बैच हो, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन, कल जो क्वेश्चन था वो था अल्फ्रेड नोबेल किसकी खोज किए थे? डायनामाइट की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला? अनुच्छेद 343। आज आपको क्या बताना है, रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? इसके अलावा भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया था, कब खोला गया था, कहाँ खोला गया था, सब बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।